7 बांग्ला समय हमरो न्यूज 24/7 और हमार न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रसन्नजीत रहा। आज हम इस समय गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बैठे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 अक्टूबर को अज्ञातवास से निकलकर बिमल गुरुंग सीधे कोलकाता पहुंचे थे और वहां पे जाकर उन्होंने ऐलान किया कि हम इस चुनाव में ममता बनर्जी को अपना समर्थन देंगे। आज हम बिमल जी से बहुत विस्तार से बात करेंगे क्योंकि पहाड़ की जनता बिमल गुरुंग को सुनना चाहती है। 3 साल अज्ञातवास में उनका कैसा कटा, उनकी एक एक दिन की बातें हम आज उनसे शेयर करना चाहेंगे। जब से बिमल गुरुंग अज्ञातवास से निकलकर कोलकाता पहुंचे उसके बाद से राज्य की राजनीति में हड़कंप सा मच गया है और जब सिलीगुड़ी में उन्होंने महारैली किया उसके बाद से बिमल गुरुंग के जो विरोधी हैं पहाड़ पर, उनका हालत अभी बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। फिलहाल हम बिमलदा के पास जाएंगे और सबसे पहले बिमलदा हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि अज्ञातवास में आपका समय कैसा कटा, एक एक दिन, और पहाड़ के लोग आपके बारे में जानना चाहते थे। ये मौका है पहली बार कि न्यूज अड्डा, बांग्ला समय, हमरो न्यूज और हमार न्यूज के की ओर से आप अपनी बात अपने जो समर्थक है, जो पहाड़ के लोग हैं, उनको बताएं कि अज्ञातवास में कैसा कटा। सबसे पहले आपको सभी चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं 3 वर्ष का समय कितना भयानक स्थिति था, पल पल मेरे लिए कीमती था। एक तरफ से बंगाल का जो प्रेशराइज शासन प्रणाली का प्रेशराइज, उसको चुनौती देते हुए मैंने प्रत्येक दिन इतना तकलीफ से जिंदगी काटा। और दिल्ली का प्रांगण में प्रत्येक दिन मेरे को महसूस होता था कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। ये सब दिन मेरे लिए बहुत कीमती था। तो ईश्वर ने मेरे को इतना दिन तक बचा के रखा। ये सब किस लिए हुआ? तो मेरा जितना भी फॉलोअर है, मेरा माँ बाप, भाई बहन, जिसने मेरे लिए प्रत्येक समय भगवान का ऊपर में प्रार्थना किया और प्रत्येक दिन होम आदि किया, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो मैं ये 3 वर्ष का जो विषय बहुत मेरे लिए गंभीर था, आज मैं वो दिन की आज जो दिन था उससे मैं आज अच्छा दिन में चल के आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आने वाला दिन में अच्छा एक राजनीतिक अच्छा माहौल में, यहाँ पर जो संगठन का 2-4 मीटिंग है सिलगड़ी में, सराउंडिंग एरिया में, और एक बड़ा सभा संडे को डुअर्स का वीरपड़ा एरिया में करने के बाद अमित शाह जी को और बीजेपी विजय वर्गीय जी को मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। मोदी जी, आपका सपना कहाँ पर है? अभी विपना में परिणत नहीं होगा? गोरखा के लिए अभी कब होगा विपना? इसका जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए ये सब चीज देखते हुए मैंने 3 वर्ष उसका साथ रोज मिलता था, रोज अमित शाह का साथ, रोज भूपेंद्र यादव का साथ मिलता था, रोज विजय वर्गीय का साथ मिलता था। जब मिलता था उसने यही बोलता था कि आप लोग का समस्या हम लोग समाधान करेंगे, पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन समाधान करेंगे, गार जात गोष्ठी करेंगे। लेकिन 3 वर्ष का अंदर में उसने हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन है, अभी तक एक छोटा कांटी भी नहीं दिया हम लोग का ऊपर में। ये ऐसा क्यों किया? ऐसा विश्वासघात मोदी जी क्यों किया? क्या 3 बार हमने एमपी दे, जो बंगाल में एक चट्टान में कमल का फूल फुलाया था, एक भी सीट नहीं था, तब मैंने कमल को फूल खिलाया था। लेकिन अभी वो कमल का फूल से अभी बढ़ते हुए 18 हो गया। तो अभी उस 18 बनाने के लिए मैंने जो कसरत किया, मेहनत किया, मोदी जी ने ये याद नहीं किया, बीजेपी ने ये याद नहीं किया। गए दिन मैं ये डिसीजन लेने का आगे मैं एक बार अमित शाह का जी पास में गया था
13 महीना का बाद में, होम मिनिस्टर होने का बाद में, मैंने इसको बोला, अमित जी आपने बोला था मेरे को 11 जात गोष्ठी हाथ में है, आप लेकर जाइए, ये मेरा हाथ में है विमल जी, लेकर जाइए बोला था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अब तो कुछ ना कुछ लेकर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वोट कैसे मांगेंगे हम लोग? पहाड़ हम कैसे जाएंगे और बिजली का ऊपर में हम लोग वोट कैसे मांगेंगे? हमने ऐसे ही बोला था उसका ऑफिस में, तो उसने क्या बोला था कि अभी ये 11 जात गोष्ठी असम का इलेक्शन का बाद। मैं तो टूट गया। वो चीज सुनने के बाद में जिस आदमी ने मेरे ऊपर में बोला कि ये हाथ में है 11 जात गोष्ठी लेकर जाइए बोला था, उस आदमी में इलेक्टेड होने का बाद में 13 महीने के बाद में फिर वो बात मेरा ऊपर में किया, तो मेरा दिल टूट गया। मैंने बोला अमित जी ये ठीक नहीं। और उसका बाद में मैं तुरंत 1.5 घंटा बाद में विजय वर्गीय के साथ मुलाकात हुआ, और मेरा साथ ये भाई भी था, विनोद सुनदास भी था, रोशनगिरी भी था। मैंने खुद बोला कि देखिए विजय वर्गीय जी, आप बंगाल का प्रभारी है, आप बोलिए ये तो भयानक स्थिति पैदा होगा कल। बोला कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पहले डीजीएससी कांग्रेस का टाइम में दिया, जीटे कांग्रेस का टाइम में दिया, भाषा कांग्रेस का टाइम में दिया, बीजेपी ने क्या दिया अभी तक? मैंने बोला था। तो विजय वर्गीय ने मेरे को क्या बोला, हम लोग कर रहा हूं, तो बहुत कुछ कर रहा हूं, क्या किया? तो उसने बोला आपको सिक्योरिटी दे रहा हूं, एक भी %1 सिक्योरिटी मेरे 3 वर्ष में नहीं दिया। मैंने ये सब बात मत करिए विजय वर्गीय जी। उसने बोला नहीं तो ममता बनर्जी जी आपको भून देता था, ऐसा बोला। विजय वर्गीय ने खुद बोला कि आपको सिक्योरिटी नहीं देता था तो आपको ममता बनर्जी भून देता। मैंने उसी टाइम बोला ये आपका पार्टी का वर्षन है, अगर ये पार्टी का वर्षन है तो आप देखिए मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो पार्ट छोड़ने के लिए। मैंने अच्छा काम कर रहा था। जो अभी वहां पर चेयर में है, जो आदमी चेयर में बैठकर राजनीति कर रहा है, वो आदमी ने जीटे का एक्ट जलाया था, जीटे एग्रीमेंट जलाया था, जीटे का सब कुछ जलाया था। उसने आक्रोश बना दिया, माहौल ही आक्रोश बना दिया था। वही आदमी अभी जीटे चला रहा है। तो मैं तो एक सीधा साधा भोला राजनीति मैं करता था। मैं कभी भी वहां पर मार काट का, दंगा फसद का राजनीति कभी नहीं किया। 2007 से मैं 2017 तक मैंने नहीं किया। वो भयानक स्थिति किसने पैदा किया? जो आदमी वहां आया से वो लोग यही चाहता था कि मेरे ऊपर में ये साजिश करके वो चेयर में बैठना चाहता था। ये मेरे को मालूम नहीं हुआ। अच्छा, मैं तो एक सीधा राजनीति करता था। ये लोग जो भीतर ये राजनीति ऐसा किया। सबसे ज्यादा विश्वास, सबसे बेशी भरोसा की आपके दादर के करते सबसे हाँ, ज्यादा विश्वास से दोनों को किया था। अच्छा, दोनों को किया। और अभी मैं चाहता हूँ कि अभी दार्जिलिंग जाने के लिए जो मेरा मन है, बहुत खुश हूँ। और आने वाला दिन में दार्जिलिंग में एक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस लेना चाहता हूँ, और एक माहौल, अच्छा माहौल बना चाहता हूँ, गणतांत्रिक ढंग से, अनुशासन ढंग से। वहां पर एक पीस मेंटेन करके, जो आगे था लाखों टूरिस्ट लोग आता था, मैंने कभी दुख दर्द नहीं दिया उन लोग को। ऐसे ही में अभी राजनीतिक में मैं एक चेंजेस लेकर मैं राजनीति करना चाहता हूँ। मेरे को पता चला ना 3 वर्ष में क्या हुआ। तो अभी मैं पहाड़ का उन्नति विकास संग में जो टूरिस्ट लोग जितना भी पहाड़ में आता है, उसके लिए जो वो आयशोत है, हमारे लिए पहाड़ के लिए आयशोत है। वहाँ का बिजनेस कम्युनिटी, वहाँ का रोजगार, गाड़ी घोड़ा चलाने वाला आदमी आयशोत है। और मैं इसको अच्छी तरीका से मैं आतंकवादी नहीं, और मैं क्रिमिनल नहीं, और मैं अमिता मालिक को मारते हुए मेरा हाथ से मरा हुआ ये कोई सबूत नहीं है। मैं लीडर हूं, मेरा ऊपर में बहुत ब्लेम लगेगा। ये पॉलिटिकल मोटिवेशन लगेगा, तो ये पॉलिटिकली सेटलमेंट हो जाएगा। मैं कुछ साल पीछे जाऊँ, हमारा और बंगाल सरकार का रिलेशन बहुत अच्छा था। जो एग्रीमेंट हुआ 2011 एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में जो एक्ट बन गया, MAO बन गया। जो एक्ट बनने के बाद
बहुत अच्छा चीज था, बहुत पीस था, शांति थी। और उसका बाद में एमएओ बन गया ना, वो हम लोग को पता नहीं था कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है। वहां से थोड़ा विवाद शुरू हो गया। बांग्ला भाषा का तो बात का बात है, और उसका बाद में मैंने ममता बनर्जी को मां बोला। किस लिए बोला? कि वो भी मां माटी मानुष का आंदोलन कर रहा था, और मैं भी मां माटी मानुष का ही आंदोलन कर रहा था। एक हम लोग का भावना जोड़ रहा था। मेरा दुख दर्द वो समझता है, उसका दुख दर्द वो भी समझता है। मैं ये सोचकर मैंने मां का उपाधि दिया, अभी भी देता हूं, अभी भी देता हूं। लेकिन उसका बाद में जितना भी बोर्ड बन गया ना, जीते तो एक है, शासन प्रणाली चलाने के लिए दिया है, तो दूसरा फिर बोर्ड क्यों बन गया? लेकिन देर हुआ दुरुस्त होगा, ये अच्छा है। और मैं यही चाहता हूं, अभी भी मैं महा ही बोलूंगा, क्योंकि भारत देश में ऐसा आदमी नहीं है जो एक लेडी प्राइम मिनिस्टर को हिला के रख देता है, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को। और बंगाल को ये ना भूले, बंगाल को जनता को ना भूले, ये दीदी को घुमाना नहीं चाहिए। वन पीस है, वन पीस दीदी बोलेगा, दीदी वन पीस है, वो पूरा करेगा। मैंने बाहर बैठकर 3 वर्ष में बाहर बैठकर देखा, तो इसीलिए मैंने अभी उसका साथ में जाने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये 2021 का इलेक्शन तक ये हमारा रिलेशन बरकरार नहीं। दुख में हो या सुख में हो, चाहे जो भी समस्या आए, जो भी प्रॉब्लम आए, मैं दीदी का साथ में रहूंगा, चाहे मेरा जान भी जाए। समस्या वो लोग जाने, मेरा काम है, मैं जनता का रिप्रेजेंटेटिव, पूरा पहाड़ तराई डुवर्स का, मेरा जनता का मैं देखभाल करना चाहता हूं। और ये 2 आदमी जो भी राजनीति कर रहा है ना, पैसे का आड़ में राजनीति कर रहा है। ममता दीदी ने 1700 करोड़ रुपया पहाड़ में विकास के लिए दिया है, और 1700 करोड़ रुपया अभी तक कहाँ वहां पर इस्तेमाल हुआ। अभी सब जो ये दोनों का कैडर लोग है, एक एक का जायजा लीजिए। आप लोग तो प्रेस मीडिया है, स्वतंत्र रूप से आप लिख सकता है, मेरा भी कोई भी आप लोग छानबीन कर सकता है, तो आप ले सकता है। एक एक आदमी जो मदन तामाङ हत्याकांड में शामिल है, जो तड़िपा है, उस आदमी ने 10 ताला बिल्डिंग बना के अभी वहां पर बैठा हुआ है। वो पैसे कहां से आया है? उसका मशीन तो नहीं है पैसा छापने के लिए। तो तड़िपा आदमी लोग हैं, वो तड़िपा आदमी लोग अभी टीचर का उसका नियुक्ति मिल गया है, टीचर में घोटाला है, आरएडे रास्ता का घोटाला है, पीएमजे का काम में घोटाला है, और संग में वहां पर एनआरजीएस का जो घोटाला है। ये इतना 1700 करोड़ रुपए देते हुए भी अभी वहां पर कुछ भी काम नहीं हुआ। मेरे ऊपर में आगे जो पी चिदम्बरम ने एग्रीमेंट किया था, उस टाइम में 600 करोड़ रुपए दिया था। वो 600 करोड़ में मैंने कितना कॉलेज बनाया, कितना मैंने मॉडल स्कूल बनाया, कितना रास्ता बनाया, ये प्रमाण है। लेकिन 1700 करोड़ देते हुए भी अभी ये लोग संतोष नहीं है, अभी भी ये पैसे चूसने के लिए राजनीति कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं और बोलना भी चाहता हूं चैनल का माध्यम से, अभी 2 दिन बाद इलेक्शन कराए, मैं फोरफिट करा दूंगा ये लोग को, फोरफिट। मैं दिल्ली में बैठते हुए भी 56,000 वोट से हरा दिया था बाई इलेक्शन में, और 4.5 लाख वोट से। अब तो मैं फिर में हूं, उसका 10 वोट भी मिल पाएगा नहीं पाएगा। ऐसा राजनीति धमकी देकर, और वो टीचर लोग को जबरदस्ती, नहीं तो ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, और आईसीडीएस वाला को हम लोग ये करेंगे, ये कब तक चलेगा ऐसा राजनीति? अब तो आदमी लोग को मैं ये चैनल द्वारा
मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो आदमी का मॉडल डाउन हुआ था, खत्म हुआ था, अभी मॉडल ऑफ करके चलना होगा। सब पहाड़ तराई डुवर्स का जितना भी मेरे भाई बहनी हो, जो जितना भी मेरा बिहारी बंगाली मुस्लिम हो, जो भी बिजनेस कम्युनिटी हो, एकदम हाई, उसका मन हाई करके चलना होगा। मैं आऊंगा ना, मलाई घट का साथ कोई भी आदमी मिल सकता है, वो लॉ मिनिस्टर है तो मिल सकता है ना। और मेरे को रोकने के लिए इतना उसको तकलीफ, हाँ, मैंने उसको मेरे विरोध करते हुए उसको चेयर मिला, वो उसको भी मेरे ऊपर में आशीर्वाद लेना चाहिए। कब क्या करना है, कब क्या करना है, और पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आगे भी मैंने रखा, बीजेपी का ऊपर में भी और दीदी का ऊपर भी मैंने रखा हूँ। और पॉलिटिकल परमानेंट सॉल्यूशन में क्या कैसा हम लोग रणनीति बनाना है, लेकिन गोरखालैंड मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी जैसा राजनीतिक बंगाल में राजनीतिक जैसा बन रहा है, मैं उसको भी ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। मैं ऐसा प्रेशराइज नहीं करूंगा जो अभी का माहौल बिगड़ जाए। मैं सटीक से काम करते हुए जो भी बात है, अभी इतना भयानक स्थिति हुआ 2017 में, लेकिन अभी आके टेबल में बात हो रहा है, तो टेबल में बात करूंगा मैं। दंगा फसाद करके मार काट करके नहीं होगा। ये सृष्टि के भगवान ने जो रूप दिया है वो रूप तो रहेगा ही, रहेगा ही। और मैं चाहता हूं, अभी दीदी का मेरा सख्त जरूरत है, मैं उसको हेल्प करना चाहता हूं, करूं। मैंने जाति के लिए, मेरा समाज के लिए, प्रत्येक पहाड़ तराई डुवर्स का संपूर्ण मेरा जाति का एक एक आदमी के लिए मैंने घर खत्म कर दिया, मेरा सब कुछ लुटा दिया है ना। लेकिन आदमी तो हूं, मैं तो जिंदा हूं। भगवान मेरा 3 वर्ष का मैंने भी सोचा, महसूस किया है। अभी मैंने कैसा आने वाला दिन में पहाड़ तराई में कैसा रणनीति करना है और हमारा अपना कैंडिडेट कैसा देना है, तो ये सब मिला के, ये पहाड़ में ये नहीं है, ये समतल में भी ये हमारा सब कुछ मिलकर हम लोग काम करता हूँ। जैसा ये हमारा मित्तल साहब ने गए कोविड-19 में इतना भयानक सपोर्ट किया, उस टाइम में एक एक चीज के लिए भी महत्व चीज था। तो उस टाइम में हम लोग को कमान बस्ती को सब्जी खाना पीना हर एक चीज वहां पर अवेलेबल किया। तो वो भी हमारा आदमी है, वो भी हमारा आदमी है। और ये पहाड़ तराई डुवर्स का जितना भी हम लोग का आदमी है, और इसको बाहर का मत सोचिए, इसको बाहर का मत सोचिए। ये दिल्ली का आदमी लोग अभी नहीं रहना है, दिल्ली का आदमी। क्या आप बाहर के लोगों से वादा करते हैं कि अब बाहर के लोगों को आप कैंडिडेट बनाएंगे? अब कैंडिडेट होगा तो पहाड़ का ही आदमी होगा। मैंने बोला ना, पहाड़ तराई डुवर्स का ये हमारा क्षेत्र एरिया, ये सब मिलकर मैं सोचूंगा। 1986 में जो आंदोलन किया था, किस लिए किया था, किस चीज के लिए किया था? वो तो एक सर्विसमैन है, साहित्यकार है, चित्रकार है। इतना गुमराह क्यों किया? 1200 आदमी मर ही नहीं सकता था। आगे बोलना चाहिए था एक चेयर के लिए राजनीति को, तो क्यों किया ऐसा? और लास्ट में जाके उसने बोला कि गोरखालैंड कभी नहीं बनेगा। तो ये एक होनहार लीडर जो गोरखालैंड के लिए जो आंदोलन सृष्टि किया है, उसी का प्रोडक्ट हुए आदमी लोग हम लोग हैं। एक उस टाइम में हम लोग सिपाही था, इसी का आदेश से हम लोग आंदोलन किया था उस टाइम में। तो अभी वो मरने का आगे ये बात उसने किया है, ये किया तो गलत किया है। और उसने 6 शेड्यूल का बात किया कि ये समाधान 6 शेड्यूल का लिए होगा, लेकिन 6 शेड्यूल में 7% 4-5 कम्युनिटी के लिए भलाई होगा, लेकिन पहाड़ तराई डुवर्स में ये सैकड़ों कम्युनिटी है, उसका भलाई कहाँ होगा? और इसीलिए 6 शेड्यूल को हम लोग ने विरोध किया कि 6 शेड्यूल नहीं चाहिए। अगर 6 शेड्यूल होगा तो पहले 11 जात गोष्ठी होना चाहिए। अगर 11 जात गोष्ठी होगा तो उसका बाद में
ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं, मैंने बोला था। और इसीलिए हमने 11 जात के लिए, गोष्ठी के लिए पूरा प्रेशराइज किया। और ये चीज भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनिपुलेट कर रहा है, पूरा मैनिपुलेट कर रहा है कि अगर ये 11 जात गोष्ठी देगा तो कितना स्टेट में आरडीए का साथ अभी साथ छोड़ना है और बीजेपी का साथ छोड़ना है। और मैं चाहता हूं, देखिए मैंने कलकत्ता में भी बोला था कि अब जिस पार्टी ने ये मुद्दा लेकर जाएगा, जिस पार्टी ने ये मुद्दा को आगे जाके सपोर्ट करेगा, उसी को 2024 में मैं सपोर्ट करूंगा। इसीलिए बोला कि 2024 में मैं एक यहाँ पर सिर्फ मैं राजनीति नहीं करना चाहता, आसाम का प्रत्येक जगह में जाके बोलूंगा, उत्तराखंड का प्रत्येक जगह में जाके बोलूंगा, हिमाचल का प्रत्येक जगह में जाके बोलूंगा। लाखों लाखों सपोर्टर है हमारा, बोलूंगा जहां जाकर भी मैं बोलूंगा कि 2024 में बीजेपी को जैसा भी हो हमारा गोरखा वोट नहीं देना चाहिए, मैं बोलूंगा। इसीलिए संगठन हम लोग का नेशनल संगठन बन रहा है, चल रहा है, उसको तो ऑडिट होना ही चाहिए। हम तो आरटीआई करेंगे हम लोग, अच्छा आरटीआई करेंगे, एजुकेशन में करेंगे हम लोग पूरा, और जितना भी रास्ता बन गया है उसका ऊपर में करेंगे। जो घोटाला हुआ है बच्चे लोग का ऊपर में लाखों लाखों पैसे लिए, एक टीचर मिलने के लिए 3 लाख समेत घुस लिया है। और संग संग में हाई स्कूल का टीचर लोग का ऊपर में भी इतना पैसे वो लोग लिया है। और गए दिन जो रिलीफ फंड था ऊपर में 4 करोड़ से ऊपर पैसा उठाया था, उसने मैंने एक बार दिल्ली से बोला था कि इतना पैसा कहाँ जा रहा है, तो बोला कि हम लोग बोनस का टाइम में दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया। वो पैसे कहाँ पर है? 4 करोड़ से ऊपर जो टीचर लोग का 5,000, 10,000, 20,000 रुपये उठा के रिलीफ फंड में रखा हुआ था, वो पैसे अभी तक कमन का बस्ती का आदमी को वहां पर नहीं मिला। तो आप इंक्वायरी चाह रहे हैं? हाँ चाहेंगे। अब तो मैं पूरा 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 इसमें कोर्ट में जाकर भी उसको पूरा একটাই প্রশ্ন আছে আমার, একটা সেটা হচ্ছে বিমল, একটাই প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে आप जो बात बता रहे हैं कि गोरखालैंड आपका सपना है, आप लोगों का सपना है, तो ये गोरखालैंड मिलेगा, ये गोरखालैंड যদি পাওয়া যায় সেটা একমাত্র কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওয়া যায়, ये सेंट्रल से मिलता है जहां पर बीजेपी बैठा हुआ है। तो इस टाइम में এই সময় তৃণমূলের সাথে জোট করে আখেরে কি লাভ হবে? तो फायदा क्या होगा टीएमसी का? ये बीजेपी ये करने वाला ये पार्टी नहीं है, ये दंगा फसाद वाला पार्टी है और कुछ नहीं है। अभी बंगाल में देखो ना, जगह जगह में जाके दंगा फसाद करके माहौल बिगड़ रहा है। मैंने कल की बात कल के कल का बात सिर्फ नहीं, बंगाल में बीजेपी का सैकड़ों कार्यकर्ता मर गया, तो ये जितना भी आदमी मरा तो ये सब बीजेपी ने षड्यंत्र किया है। हमारा एग्रीगेट मीटिंग है 3 पंचायत के लिए, तो अभी 3 पंचायत होना चाहिए पहाड़ में। जैसा कि विमल जी का कहना है कि पहाड़ पर भी जो है त्रिस्तरीय पंचायत प्रशासन होना चाहिए और ये इनके पक्ष में है। अंत में हमारा एक ही सवाल, 20 अक्टूबर को अज्ञातवास से निकलने के बाद विमल गुरुंग सबसे पहले कोलकाता पहुंचे थे और आज इतने दिन हो गए हैं, ममता बनर्जी क्यों नहीं आपसे मिली? देखिए, मैं किसका साथ मिलना है किसका साथ ना मिलना है, जो आने वाला दिन में मिलने से सब कुछ नहीं होगा ना, सब कुछ नहीं होगा। और हमारा एक विश्वास आगे का दिन का जो हम लोग का जो जितना भी दूरी था, तो हम लोग का विश्वास नहीं हुआ था। अभी हम लोग का विश्वास का आधार में हम लोग काम करना चाहते हैं, चाहे वो मिले या न मिले, मेरा काम मैं करते रहूंगा, मेरा काम करते रहूंगा। पहाड़ की जनता जानना चाहती है विमल गुरुंग पहाड़ पर कब जाएंगे? अब जल्दी जाएंगे, 1 हफ्ता के अंदर में जाएंगे। 1 हफ्ता के अंदर विमल गुरुंग पहाड़ पर जाने वाले हैं और पहाड़ की राजनीति में फिर एक हड़कंप मचने वाला है। विमल गुरुंग ने साफ कर दिया है कि भाजपा के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, अब मरने तक ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। फिलहाल हम आपसे यही विदा लेते हैं। नमस्कार।